अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज DGI SPR अहमद शरीफ, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी नुक्ता था वो 9 मई के वाक़यात के बाद की सूरत हाल और इसके किरदारों और कुछ अफराद को सज़ाओं देने से मुताल्लिक़ तफसीलात थी। आज उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया कि 9 मई के वाक़े को लेकर जो दिफाई तनसीबात पर हमले हुए हैं उसके नतीजे में मुसल्लह फ़ौज के अंदर जो एक एहतसाब का निज़ाम मौजूद है उसके तहत तो 3 अफसरान हैं जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है जिनको नौकरियों से बरतरफ़ कर दिया गया है, जबकि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स जो 15 अफराद में शामिल हैं अफसरान में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और कहा यह गया है कि इस वाक़े में जो भी मुलव्वस होगा उससे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आज एक बार फिर ये कहा गया कि पिछले 75 बरसों में दुश्मन जो काम नहीं कर सका इस मुल्क में एक सियासी जमात ने किया है। मनसूबाबंदी के साथ लोगों की जहन साजी की गई और कोशिश ये की गई कि अवाम को मुसल्लह अफवाज के सामने खड़ा कर दिया जाए। और 9 मई के वाक़े के दिन उन्होंने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने जो एक तहम्मुल और बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया वो बुनियादी तौर पर इस साजिश को नाकाम करने के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर ये अंदरूनी खलफशार ख़त्म न हुआ तो ये फिर बैरूनी जलगार का एक रास्ता हमवार कर देगा। नाज़रीन, आज ये थी और ज़ाहिर सी बात इस हवाले से उनसे बड़े सवालात भी हुए। कुछ सवालों के जवाब तो मिल पाए लेकिन कुछ सवाल अभी भी तशना हैं जिनके जवाब आना बाकी है। इस दौरान हमने देखा है कि नाज़रीन फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज उसके अंदर एक और ड्रामाई एक मोड़ हमें देखने को मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जब बेंच का हिस्सा बने थे तो गोया उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर उनके बेंच में बैठने पे किसी को भी एतराज़ है तो इस बेंच से अलग होना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब 2 दिन की वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत वक्त की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ किया। अगरचे एतराज़ कोई लग रहा था कि इतना वैलिड नहीं है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि जब कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर अखलाकियात और कंडक्ट का तकाजा ये है कि वो फिर इस बेंच से अलग हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया। उसके बाद 6 रुकनी अब ये रह गया बेंच जो समाअत कर रहा है। मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब ये किस नहज पे जाके ख़त्म होगा इसका जवाब जो बुनियादी सवाल है, क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका जवाब मिल पाएगा कि नहीं, या इसी तरह बेंच टूटते और बनते रहेंगे। और नाज़रीन, साथ में कुछ हम जिक्र करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल का भी। अगरचे आज चेयरमैन सेनेट ने बतौर कायम मकाम सदर फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। कोई 215 अरब के इजाफी टैक्स भी लगा दिए गए हैं और वो जो तनख्वाहदार तबका जो पहले बड़े टैक्स दे रहा है अब उन पर 2.5% और एक तरह से टैक्स लगा दिया गया है। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे कि जिनके बारे में तज्जियाकार माशी माहिरीन बार बार ये कह रहे हैं कि इन लोगों को टैक्स में नेट में लाया जाए, लेकिन लगता है कि वो इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत की नज़र उन पर नहीं पड़ रही। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किए सेनेटर हुमायूं महमद साहब ने, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। और दिफाई अमूर के माहिर भी हमारे साथ आज मौजूद है क्योंकि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने गुफ्तगू करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले सर, क्योंकि 9 मई का वाक़या जुड़ा है सर तहरीक इंसाफ से, तो सेनेटर साहब आज फिर इस बात का उन्होंने कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर हम कह रहे हैं, गोया कि ये ऐसा नहीं है कि शायद कोई आप इल्ज़ाम की शक्ल में इसको लें या अदरवाइज। उन्होंने कहा कि जी हमने जो थारो इन्वेस्टिगेशन की है उसके नतीजे में ये बात साबित हुई है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की दिफाई इदारे के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख़्याल में कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जिन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं अबुल कासिम, ठीक है, इनमें से जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी हर एक ने इसको कंडेम किया है। अब पाकिस्तान इस वक्त एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का जो इलाज है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा।
और उसमें सिर्फ मजम्मत काफी नहीं है बल्कि गलती का एतराफ करना भी जरूरी है सर, अगर आपने किया अगर तो उसमें दो चीजें हैं। अगर आप कहते हैं कि ये जैसे DGISPR वगैरह कह रहे थे, आज कह रहे थे कि पिछले काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग हो रही थी और मालूम था, तो फिर सवाल ये होता है, एक सवाल उठता है कि अगर फ़र्ज़ करो मैं एक टेररिस्ट हूँ और मैं जा रहा हूँ एक जगह पे एक गलत काम करने जा रहा हूँ, किसी तंसीबात पे हमला करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे वो हमला करने दोगे या मुझे पहले एप्रीहेंड करोगे? यकीनन पहले सवाल का तकाजा तो ये कि एप्रीहेंड किया जाए, रोका जाए। अब उसमें हम इसको एक तरफ ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये आर्मी के ऊपर हमला नहीं था, हम ये प्रिज्यूम करते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं उन सब लोगों को कि जो कि एक इश्तियाल में आए हुए थे कि पिछले 1 साल से जो हो रहा है और लोग ये समझ रहे थे कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये इन गवर्नमेंट की जो PDM है, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, उनकी बैकिंग कर रही है। हम एक लम्हे के लिए ये सोच लेते हैं और उसमें चलते हैं। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब वहाँ से, और एतजाज़ एहसन साहब ने भी ये सवाल उठाया कि जब आप देखते हो कि ये लोग पहले एक जगह जमा होते हैं, फिर उसके बाद एक तरफ जाना शुरू होते हैं, फिर उस तरफ होते हैं, तो वो जो कंटेनर्स हैं, वो जो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो आपकी पुलिस है, वो जो टीयर गैस करती है, वो जो जाके प्लास्टिक की बोतलों को भी कह देती है कि ये वो पेट्रोल बॉम्ब है, हालांकि प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बॉम्ब नहीं होते, जब सारी चीज़ होती वो कहाँ है? उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो एक पुल है, उस पुल को क्यों नहीं बंद किया? ये सारी सवालात जब उठते हैं तो कोई भी शख्स सवाल उठा सकता है कि यार क्या, अब सवाल ये उठता है कि इस सब चीजों में फायदा किसका है? ठीक है ना? जब आप सवाल उठाते तो फायदा किसका है? फिर हम में से किसी ने ये नहीं कहा कि जिनके खिलाफ आपके पास शवाहिद हैं आप उनको सजा ना दें, किसी ने ये नहीं कहा। हमने रिसेंटली देखा है, हिस्ट्री में हमने देखा है कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल में हुआ था तो उन सब का भी ट्रायल हुआ है और उन सब का ट्रायल नॉर्मल कोर्ट्स में हुआ है, सिविलियन थे, नॉर्मल कोर्ट्स में हुआ है। और कैपिटल हिल सर आपकी पार्लियामेंट ने खुद अरेंजमेंट्स रखी हुई है ना सर, ये एक्ट आर्मी का कोई और तो लेके नहीं आया। देखिए ना, अब आर्मी एक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट, ये हमेशा से था, लेकिन एक सवाल होता है अगर ये हमेशा से था तो इसमें 21वीं तरमीम की जरूरत क्यों पड़ी थी? कोई वजह होगी तो 21वीं तरमीम की जरूरत पड़ी थी ना। सही, अदरवाइज तो आप उसमें कर लेते ना, उन्हीं को ही कर लेते, इन्हीं को कर लेते। देखिए बहुत सारी चीजों में आपको करना पड़ता है, लेकिन मैं पहली बात एक कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट करूं, वो बहुत जरूरी, उसके बाद बेशक मुझे बाद में कम टाइम देते हैं। वो ये है कि जब मैं कह रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लें तो इंसानी हिस्ट्री में मुझे एक ऐसा नमूना नजर आता है कि जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया था और वो था फतेह मक्का। फतेह मक्का एक ऐसा डिसीजन था कि जिसमें जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे 10,000 उनके साथ, वो किसी को भी पकड़ के वहां पे उनको सजा दे सकते थे, बाशमूल उस औरत के जिसने उनके चचा का कलेजा चबाया था। उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन क्या लिया? उन्होंने सबको माफ कर दिया। अच्छा, उस डिसीजन का एक आउटकम बता देता हूं, आगे फिर आप करें। वो आउटकम ये था कि उस डिसीजन के बाद विद इन 50 इयर्स ऑफ दैट डिसीजन, विद इन 50 इयर्स ऑफ दैट डिसीजन, वो कौम जो पस्ती में थी उस कौम ने अपने इर्द गिर्द की 2 सुपर पावर्स को जेर कर दिया था। ये अफनानुल्लाह साहब, इनफैक्ट एक तो आर्गूमेंट अपनी जगह पे कि माफ़ करना शायद कार्रवाई करने से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो डॉक्टर साहब ने भी नुक्ता उठाया है कि अगरचे आप देखें ना, मिलिट्री ने तो अपने लोगों को एक तरह से पनिश कर दिया है, लोगों को सजाएं दी गई, नौकरी से फारिग किया जा रहा है, कुछ के खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, बट निगरान हुकूमत पंजाब की सर, कोर कमांडर हाउस को वो सेफ गार्ड क्यों नहीं कर सके? पुलिस कहाँ थी? IG कहाँ था? उनके खिलाफ आपको लगता नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए इसी तरह की जिस तरह आज मुसल्लह अफवाज ने अपने लोगों के खिलाफ की है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि पुलिस का और क्यों उन्होंने नहीं रोका, और इस दलील को लेके जो है वो चला जाए तो फिर तो इस मुल्क के अंदर हर कातिल, हर चोर, हर डाकू ये कहेगा कि जैसे कि मैं तो डाका मार रहा था, मुझे किसी ने रोका ही नहीं।
मैं जो है कत्ल कर रहा था, मुझे पुलिस किधर थी, मुझे रोका ही नहीं। मैं जो है वो कोई और गलत काम कर रहा है, पुलिस को जो है सजा दी जाए, मुझे सजा नहीं दी जाए। अगर इस इसके बारे में तो बताया जा रहा था कि मनसूबा बंदी के बारे में इल्म था कि कोई मनसूबा बन रहा है, ये कोई आम वाकया नहीं है सर। एक सियासी जमात पे इल्जाम है कि मनसूबा बंदी करके बैठी थी। मनसूबा बंदी के बारे में इल्म भी था, इसके बावजूद जो लोग अभी डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, हालांकि सारा पाकिस्तान जानता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, सेनेटर एजाज, आलिया हमजा, ये सारे लोग कौन सी पार्टी से थे? ये क्या पाकिस्तान फौज के लोग थे या क्या उनके भेजे हुए लोग थे? ये सारा पाकिस्तान जानता है किसके लोग थे। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है एक एक स्कीम गढ़ी गई है कि भाई क्योंकि वो जो इनकी 9 मई की कार्रवाई थी अब फेल हो गई है, तो कह रहे हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें तो रोका नहीं, तो इसलिए हमने ये किया था। ये तो कोई जो है सेंसेबल बात है ही नहीं। जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है ये सारा का सारा, तो मैं इसको बिल्कुल बाय नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई वालों को चाहिए कि वो खाली मजम्मत ना करें। एक तरफ वो मजम्मत करते हैं इमरान खान साहब, दूसरी तरफ वो जिन लोगों ने हमला किया उनके तस्वीरें लगा के ट्वीट करते हैं। अब इसका इस बात का क्या किया जाए भाई? जब वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, तो फिर पीछे रह क्या गया? सही पॉइंट है। जी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो सर। इनफैक्ट उनसे कुछ बाद में सवालात भी हुए, क्योंकि जो उन्होंने फैक्ट्स रिवील किए उसमें तो बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत को 3 अफसरान हैं जिनको 9 मई के वाक़े को लेकर बरतरफ किया गया है। साथ में कोई 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सर जानना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मिलिट्री बैकग्राउंड है आपका, ये क्या लेवल होता है जब आप किसी को नौकरी से फारिग करते हैं, तो किस किस्म का मिसकंडक्ट किया, कौन सा ऐसा काम हो जाता है कि जब आपको इस तरह की सीरियस पनिशमेंट दी जाती है? और आपके ख्याल में 9 वाक़े के दिन ये लोग किस तरह के मिसकंडक्ट में मुलव्वस पाए गए होंगे? जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें वो 3 सीनियर ऑफिसर्स और उसके बाद उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे और 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स, और उसके अलावा भी मेरे ख्याल है एक आध और, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो रही है। और 3 का तो वो डिसमिसल का मैंने जो उनकी बिल्कुल ऐसा उन्होंने कहा कि उनको कर दिया गया। एग्जैक्टली। तो ये बड़े सीरियस चार्जेस होते हैं जिस पे इस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ख़ास तौर पर सीनियर अफसरान के लिए। मगर इसकी अहमियत इसलिए होती है कि किसी किस्म की जो अगर कमांड में कोताही हो जाए या उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो सबसे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कमांडर की होती है। तो मेरा ख्याल है ये उस वजह से ही कोई सीरियस चार्जेस होंगे और ये बड़ा शफाफ अमल होता है। उसके बाद जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है और उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बेस पे उसकी जो सिफारिशात होती हैं फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू जो पाकिस्तान मिलिट्री लॉ। और उसमें आई एम श्योर कि उनको प्रॉपर चांस भी दिया होगा कि अपना व्यू पॉइंट वो उसमें बताएं। मगर ये चार्जेस कुछ सीरियस होंगे, दैट इज़ वाई इतना इन सीरियस चार्जेस के हम नोयत जानना चाह सकते हैं। पॉसिबली कहीं ये अबैटर्स भी हो सकते हैं, फैसिलिटेटर्स भी हो सकते हैं, कोई इस तरह के चार्जेस भी हो सकते हैं, क्योंकि बहरहाल ये बात भी हो रही है कि शायद ऐसा ना हो कि जो सहूलतकारी का एक टर्म यूज़ होती है, आपको लगता है क्योंकि ऐसे चार्जेस भी हो सकते हैं लोगों के खिलाफ, क्योंकि बाकी अभी कुछ और लोग भी हैं जिनकी तादाद अच्छी खासी है जिनके खिलाफ तहकीकात अभी आगे बढ़ रही हैं? जी वो लोग तो ज़ाहिर है जो जिसमें सहूलतकार होंगे या जितने, मगर ये जो जिन अफसरान की आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है इनमें ये निगलेक्ट जो होगा, जो इनका कमांड फेलियर है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको तफवीज़ की गई उससे कमाओका ओहदा बरा ना होना शामिल है। बिकॉज इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है फ़ौज में,
क्योंकि ये शायद वो सिविलियन इदारों के या जो लोग उनको इस चीज़ का सही इदराक ना हो, मगर फ़ौज में एक कमांडर जिसकी ये जिम्मेवारी होती है कि अपनी कुछ तनसीबात का दिफा करें, अगर वो किसी वजह से उसमें नाकाम हुआ है तो उन वजूहात का तयन किया जाता है। अगर उसमें निगलेक्ट साबित हो जाए तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो उसको ये सीरियस चार्जेस। डॉक्टर साहब भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, तनसीबात से मुराद आर्मी। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, मैं बेसिकली सिविलियन हूँ, एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हूँ सिविलियन, तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट थिंग। आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेंगे कि जब हम आर्मी तनसीबात की बात करते हैं, व्हाट डज़ दैट एक्चुअली मीन? जी, आर्मी तनसीबात एनी इंस्टॉलेशन जिसमें आर्मी की जो विच बिलोंग्स टू आर्मी, विच इज़ द आर्मीज प्रॉपर्टी, जो इलाक आर्मी की प्रॉपर्टी में आते हैं। जिस तरह लाहौर में आपने देखा कि MES के दफातर थे, उसमें भी कुछ लोगों ने अंदर जाके तोड़ फोड़ की, वैंडलाइज किया। कोर कमांडर का जो घर है वो इट्स अ सिक्योर प्रेमिसेस, वो सिर्फ एक घर नहीं होता बल्कि वो एक रिपोजिटरी ऑफ कमांड, उसकी ऑनर होती है, उसको प्रॉपर गार्ड किया जाता है और उसको सेरेमोनियल गार्ड भी का भी एक उधर ट्रेडिशन है जो कि माउंट होती है। और तो वो भी उसमें मिलिट्री तनसीबात में शामिल होगा। इवन के जो CSD है जो वेलफेयर के लिए एक बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी उस तनसीबात में शामिल किया जाए। GHQ का गेट है जो जिस पे अटैक्स आपने मीडिया में देखे होंगे, वो एक क्लियर एग्जांपल है मिलिट्री तनसीबात की। आर्मी हेरिटेज का जो दफ्तर है उसके अलावा जो मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल इमारतें सारी की सारी दिफाई तनसीबात के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब, इनफैक्ट मिलिट्री कोर्ट्स की बात भी हो रही है, अगर उसको लेके एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बट अगेन सर, बात बार बार ये होती है कि ये अदालतें तो पहले से मौजूद हैं, प्राइमरीली उनकी जॉब तो खैर आर्मी के अंदर जो मिसकंडक्ट लोग करते हैं उनको ट्रायल करना है। बट अगर सिविलियंस होते भी हैं तो उसके बाद सर हाई कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, वहाँ पे जाया जा सकता है। और अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि उनसे कोई ऐसी गलतियाँ सरजद नहीं हुई और उनको किसी जुर्म में उनके हाथ नहीं रंगे हुए, तो सर इस प्रोसेस को भी फॉलो करें और इससे भी आप सुरखरू होकर निकलेंगे। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें जब आप कहते हैं ना कि आर्मी सीक्रेट एक्ट के मुताबिक या आर्मी के जो उस पे और सिविलियन को करे, एज सच आप ज़रूर करें। मुझे बाज़ चीज़ों का एज अ पॉलिटिशियन मुझे बाज़ चीज़ों के ऊपर एक प्रिंसिपल मेरा एक एतराज़ है। देखिए, गुआंटानामो बे जो था ना, उसके अंदर हमें पता है कि हमारे अभी 2 भाई रब्बानी ब्रदर्स हैं, 22 साल बाद उनके ऊपर कोई केस नहीं था, 22 साल तक वो जेल में रहे हैं। हमें कितने लोग ऐसे लगे हैं वो हुए। होता क्या है कि जब आप इस किस्म की जो कोर्ट्स होती हैं कि जो कि एक जुडिशरी जो आपकी स्टैंडर्ड जुडिशरी उससे बाहर होती है ना, तो उसमें अब बायसिज्म का खतरा ज्यादा होता है और कुछ नहीं, बायसिज्म का खतरा ज्यादा होता है। तो अब वहां पे कोई दूसरा मुल्क था या अपना मुल्क है? नहीं, देखिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना। मिसाल देखिए, मिसाल में आप मुल्कों पे नहीं जाते, मिसाल में आप उन चीजों के ऊपर जाते कि क्या है। तो जब आप कोर्ट्स के इस किस्म के कोर्ट्स के करते हैं, क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब सवाल ये हो जाता है कि अफजल तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है। ठीक है, अफजल तरीका ये है कि आप इनको जो पाकिस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू इनको ट्रायल करें, दैट इज बेहतर तरीका। अब अगर उसके बावजूद ये प्रूव होते हैं, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप देम कि इनको कोई पनिशमेंट ना मिले। अच्छा। कोई वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनको इस तरफ लेकर जाएंगे, बहुत सवालात उठेंगे। सवालात माजी में भी बड़े उठे हैं। अब आप सवाल ये होता है कि हम लोग चाहते हैं, क्या पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान का एक जो सबसे बेहतरीन इदारा है, जो वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, वो आर्मी है।
उसको और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो कि पिछले काफी अरसे से कम हो रहा है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसमें ये बात चीजें फैक्ट हैं और उसकी आप ये देख रहे हैं कि देखें कि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स या 6 मेजर जनरल्स या 1 लेफ्टिनेंट जनरल, ये दीज आर सीरियस थिंग्स। अब इसको आप पहले 1 मिनट इनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोल सर्चिंग है, हमें ये देखना पड़ेगा। और आप ये भी देख लें, उस तरफ से भी क्लेम और आर्गुमेंट यही है कि हम इस गैप को ब्रिज करना चाह रहे हैं। करें। अब आप देखिए पुतिन ने क्या किया है, पुतिन ने क्या किया है, जो बंदा वो था उसको के साथ करके आप बाज़ दफा नेगोशिएट करके उन चीजों को करते होते हैं। बस ये सारे देखते हैं, फिर हुकूमत के सरकार के सामने सवाल रखेंगे कि नेगोशिएशन पे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर अफरानुल्लाह के सामने यही सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सेनेटर अफनान साहब आपकी तरफ आएंगे सर। इनफैक्ट जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं एंगेजमेंट की, गुफ्तगू की, मिल के बैठने की, बात करने की, आज DGSPR से भी ये सवाल हुआ है तो उन्होंने 2 अपने जो मीटिंग्स हुई हैं, एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो उन दोनों का हवाला देते उन्होंने कहा कि हमने तो बार बार ये कहा है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपस में मिल बैठें, गुफ्तगू करें। तो सर ये क्या वजह है कि इस वक्त 13 जमातें इक़्तिदार में बैठी हैं, वो एक सियासी जमात को एंगेज नहीं करना चाह रही है, अगरचे माजी में उनके किरदार के ऊपर बड़े सवाल हम उठे कि शायद वो एंगेज नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे थे कि मैं चोरों से, डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा, बट अब तो टाइम एंड अगेन वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हम बैठना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। रास्ता तो यहीं से निकलेगा सर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने इनको रिसेंटली इंगेज किया था, हालांकि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में और कोalition जो है PDM का, उसके अंदर उन्होंने इस बात को अपोज किया कि इनको किसी तरह भी इंगेज करना चाहिए। मगर अभी कुछ हफ्ते पहले ही इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए इलेक्शन से ऊपर, और उसके नतीजे में जो है वो एक डेट भी तय हो गई थी जिसको असद उमर साहब ने भी रिसेंटली बताया है, असम्बली तोड़ने की। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब ने वो पूरा का पूरा जो था, जो निगोशिएशन थी, उनको फेल कर दिया, क्योंकि वो उनका जो अपना ज़ाती एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो इसलिए उन्होंने जो इसको नहीं किया। और मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ, देखें, इमरान खान साहब से बात उस इंसान से की जा सकती है जिसकी ज़बान की कोई वैल्यू हो। जिस इंसान की ज़बान की कोई वैल्यू ही ना हो, सुबह एक बात करे, दोपहर को कोई और बात करे, रात को कोई और करे, और मतलब एक वक्त में 9 मई को मजम्मत भी करे और उसी वक्त जो है वो 9 मई जो इन लोगों ने किया है उन लोगों के हक में बात भी करे। ऐसे इंसान से आप क्या बात करेंगे? आप मुझे बताएं ना। हमने इनको जब हुकूमत अपोजिशन में थे, इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने की पेशकश की, इन्होंने उसको दुत्कार दिया। जब हम गवर्नमेंट में थे तब हमने उनको ऑफर की, तब इन्होंने दुत्कार दिया। अब जब इन्होंने 9 मई हो गया तो इमरान खान साहब को एक रट लगाई हुई है उन्होंने कि मैं तो जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। भाई आप क्यों बात करना चाहते हैं? आप वो जो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो ये पॉलिटिकल है, सियासत से उनका। देखे ना, अगर एक बंदा हर अपनी जो वीलॉग करता है उसमें ये बात करता है, इसका मतलब ये है कि वो जमहूरी जो इक़्तिदार है उनके अंदर वो यकीन ही नहीं रखता। ऐसे आदमी से अब क्या, आप मुझे बताएं ना, क्या उसको एंगेज किया जाए? जो इनसे बात की जाती है, जो बात ये उसके ये उससे उल्टा करता है। तो पॉइंट टेकन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जी अफनान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस मैं यही कह रहा था कि फिर निगोशिएशंस जो हैं उनका प्री रिक्विजिट ये है कि इमरान, ये जो चेयरमैन PTI हैं, ये जो है पहले जो है अब किसी मतलब कि एक जगह ठहर के कोई चंद दिन, मतलब कि एक किसी जो स्टैंड या कोई एक बात उसके ऊपर ठहरे तो सही कहीं पे, पोजीशन जो है उसको अपने वाज़े करें कि उन्होंने सियासतदानों के साथ एंगेज करना है या फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब। इनफैक्ट मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक ट्रायल तो चल रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, बट जो इसको लेके तासुर दिया जा रहा है एक जमात की जानिब से ये है कि शायद वहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं होता, आपको सुना नहीं जाता, आपको अपनी सफाई का मौका नहीं मिल पाता, तो बेहतर है कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर। तो कुछ हमें ये भी समझाएं कि ये तासुर कितना ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे फेयर ट्रायल के हवाले से तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को सिविलियन कोर्ट्स में अपील का हक भी हासिल होता है? जी, मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि वो तासुर गलत है, और वो तासुर ये
इस बुक्स की बेसिस पे है कि मिलिट्री कोर्ट्स फेयर नहीं होंगे और हमें बाहर जो सिविलियन कोर्ट्स में हमें फेयरनेस मिलेगी, वो फेयरनेस नहीं देख रहे, वो कुछ और देख रहे। वो आपको और मुझे बहुत बेहतर पता है जो सिविलियन कोर्ट्स में लोग छूट जाते हैं वो क्यों छूट जाते हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स में जिस एक मुरवजा तरीक़ाकार है जिसमें आपको एक काउंसिल प्रोवाइड किया जाता है, लीगल काउंसिल, आपको फ्रेंड ऑफ द अक्यूज्ड इज़ आल्सो देयर, तो आपके सारे लीगल राइट्स जो हैं वो इंश्योर किए जाते हैं। और रादर फ़ौज में तो ये भी समझा जाता है कि बहुत से जब फ़ौजी अफसरान का मुहासबा होता है, तादीबी कार्रवाई होने वाली होती है, तो समटाइम्स उन्हें एक चॉइस दी जाती है कि आप फील्ड कोर्ट, जनरल कोर्ट मार्शल और जनरल कोर्ट मार्शल या एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में से किसी में इंतखाब करें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये है कि उसको चंद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो वेस्टेड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में, तो वो एक कार्रवाई कर सकते हैं डिसिप्लिनरी। मगर बहुत से जो अफसरान जो ये समझते हैं कि वो बेकसूर हैं या वो डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना केस, तो वो GCM और इसकी तरफ वो अपना इंतखाब करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी फेयर ट्रायल, और फिर इसमें अपील का आपको प्रॉपर हक हासिल है। तमाम जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सो आई थिंक ये बड़ा दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग, जो बड़ा गलत किस्म का ये तासुर है। सर पॉइंट टेकन जी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक सेनेटर साहब। सर वो एक तो आप वो कह रहे थे ना अफनान साहब भी कि आप तय तो कर लेंगे गुफ्तगू करनी किससे है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उसका जवाब ये हो सकता है कि अगर आप इस काबिल हो तो फिर आपसे बात भी की जाए, लेकिन दिस इज़ नॉट द पॉइंट, दिस इज़ नॉट द प्लेस कि जब आप इस किस्म के हम लोग एक दूसरे के साथ करें। आप सवाल उन्होंने एक कहा था कि ये नेगोशिएशंस हुई थी, मैं उनकी याद दहानी के लिए बताता हूँ। 3 पॉइंट्स थे, एजेंडा पॉइंट्स 3 थे। एक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था 15 मई का, उन्होंने कहा था इससे पीछे हट जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई थी। दूसरा मौक़िफ़ था कि सारी जो इलेक्शंस थे वो एक वक्त में हो गए, उस पे भी आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पे भी आ गई। तीसरा था कि जो भी इलेक्शन जीतेगा अगली पार्टी या सारे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। सही है। अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मई से हटी है। जो डेट बनती है डिसोल्यूशन की वो 12 अगस्त बनती है, या मेरे ख्याल में 8 अगस्त या 12 अगस्त इस तरह ही बनती है ना। ठीक है। इन लोगों ने क्या डेट दिया था? इन लोगों ने डेट दिया था 31 जुलाई, 12 दिन पहले। अच्छा 31 जुलाई को जब आप करोगे, अगर आप 12 को करते हो तो आपका 60 दिन का होता है। सही। अगर आप 10 को या 1 जुलाई को करते हो आप 90 दिन पे चले जाते हो। अब आप मुझे बात बताओ कि वो आप मुझे कहते हो कि जी मैं आपके लिए 10 दिन पहले चला जाता हूं, आप मेरे लिए 15 मई से आके 31 जुलाई तक चले जाएं, तो व्हाट विल आई से? आप मुझे बताओ, मैं उसका क्या जवाब दूंगा? एक मिनट है ना, एक मिनट है जाए। उसका जवाब यही होगा कि मेरे भाई थैंक यू वेरी मच, हम नहीं ना ही समझिए तो फिर। अच्छा अब मैं एक चीज कर देता हूं। ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की है, मुझे उस पर थोड़ा सा उस पर एक वो है। उन्होंने कहा है कि जी सिविलियन जो कोर्ट्स है ना, हमें पता है क्या होता है। देखिए हमारे सारी चीजें जो सिविलियन में ना, उसमें हर जगह पे मसले हैं। लेट्स डू इट लाइक दिस, हम सिविलियन चीजों को रैप अप कर लेते हैं और सारी चीजें कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों को स्ट्रेंथन करें। अगर हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर एतबार नहीं है तो इसलिए करना ही नहीं है, दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट हाउ वी विल मेक द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस बेटर। और इन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को खराब करने वाले भी बहुत सारे जो है हमारे अंदर ही हैं। अफनान साहब अब इलेक्शन की तारीख दे दें सर। वो तो अब आज DGISPR से भी सवाल उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों ने करना है, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? अब तो कम से कम तारीख दे दें सर। देखिए अक्टूबर या नवंबर के अंदर, अच्छा अभी भी नवंबर में लेके जा रहे हैं, और जो है वो इनकी नियत ही खराब है, वो आइन आप इजाजत नहीं देता और हम इससे आगे जाएंगे भी नहीं। जहाँ तक मामला
रह गया कि कौन किस काबिल है, वो तो जिन लोगों ने जो है वो इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज भुगताए हैं, जिन लोगों ने जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो पॉलिटिकल कमबैक किया, जिन्होंने डिलीवरी की है, वो इस काबिल हैं कि नहीं है ये तो आवाम आपको बताएगी। आप जिस काबिल हैं वो तो अब सारी दुनिया देख रही है और पिछले 4 साल देखती भी रही है। सही सही। मैं ब्रिगेडियर साहब, इनफैक्ट वे फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, क्या गुफ्तगू, नेगोशिएशंस, माफ़ करना, दिस इज़ द बेस्ट वे? आई थिंक जी रिट्रीब्यूटिव एक्शन शुड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। ये माफ़ करने वाला जो काम होता है ना, ये किसी भी किस्म के जो डिसिप्लिनरी इदारे की ईथॉस से मुतसादम होता है। तो ये माफ़ी वाला तो एलिमेंट आप भूल जाएं, मगर प्रोपोर्शनैलिटी, आइन और कानून के मुताबिक तमाम राइट्स दे के, जिसने जो बेकसूर है उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए और जिसका कसूर है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दिस इज़ द आर्मीज ईथॉस एंड रैंक एंड फाइल में जो गुस्सा है उसको एसुएज करने का ये बेस्ट तरीका है। और फिर एक डेटरेंस क्रिएट होता है कि मुस्तकबिल में इस किस्म के चीज़ है उसका दोबारा ना हो जी। वाक़ई खत्म हो रहे हैं। तीनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। कल होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।